आप लोग भी आरएएस का सिलेबस जब देखते हो तो उस सिलेबस को देखकर घबरा जाते हो कि इतना लंबा सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस, हाउ विल आई कवर दिस पर्टिकुलर सिलेबस। बट आज जो है आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज हम लोग जो है सिलेबस को पढ़ने वाले नहीं है। वी आर गोना डी कोड दैट व्हाट एग्जैक्टली सिलेबस वांट्स टू से अस, कि अगर आरपीएससी ने ये सिलेबस दिया है तो आरपीएससी एग्जैक्टली टेस्ट क्या करना चाहता है। ठीक है, तो आज जो है हम हमारे आरएएस के सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी? वेलकम टू आरएएस ओनली। और आज हम लोग जो है प्रॉपरली हमारे आरएएस के सिलेबस को जो है वो डिकोड करके देखेंगे कि एग्जामिनर ने अगर हमारे सामने ये सिलेबस रखा है तो एग्जामिनर एग्जैक्टली हमसे पूछना क्या चाह रहा है। क्या वो हमारे फैक्ट्स टेस्ट करना चाह रहा है? नो, एग्जामिनर कभी आपके फैक्ट टेस्ट नहीं करना चाहेगा। एग्जामिनर को आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर जो है वो रटने में रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज को कैसे अवॉइड करना है वो आज हम लोग समझेंगे बाय डी कोडिंग द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन वाया योर सिलेबस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो दैट एस्पिरेंट्स को जो है सिलेबस को लिस्ट की तरह नहीं पढ़ना है। मैं देखती हूँ बच्चे अक्सर अपने साथ में सिलेबस का एक कॉपी लेकर घूमते हैं और उसको रटते रहते हैं। नो, हमें नहीं करना है वो। हमें सिलेबस को रटना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें उस पैटर्न को समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। ठीक है, और पैटर्न कैसे समझ में आता है, जब हम जो है क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आरपीएससी ने हमें क्या बता दिए, टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, लेकिन क्या आरपीएससी ने हमें क्वेश्चंस बताए हैं क्या? नो, आरपीएससी डू नॉट टेल अस द क्वेश्चंस, इट ओनली टेल्स अस द टॉपिक्स। यस और नो? और फिर आरपीएससी जो है उस टॉपिक से क्या पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर उन क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है, आपको एक पैटर्न पता चलता है। और अगर आप उस पैटर्न के हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हो, then there are highest chances of you qualifying this particular examination। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग डिकोड करेंगे हमारा पॉलिटी का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले वी विल गो विथ व्हाट, वी विल गो विथ पॉलिटी। ओके, पॉलिटी के अंदर सबसे मेजर चीज क्या है, पॉलिटी में एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर आपके जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करता है। ठीक है, आपके जो सेंट्रल लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, वो सब चीजें आपके पॉलिटी के सिलेबस में आती हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हम लोग वो चीज नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट आरपीएससी इस सिलेबस से क्या एक्चुअली टेस्ट करता है। सबसे पहली चीज, आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का सिर्फ पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उन आर्टिकल्स की एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ओके, knowing the articles is not enough in your polity। आपको आर्टिकल्स के साथ साथ उसका इम्प्लीकेशन और उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सेंटर और स्टेट है, व्हाट योर सेंटर प्लस स्टेट का जो लॉजिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेंटर स्टेट दोनों के जो आपके हाउसेस हैं उनकी वर्किंग। ठीक है, जो आपके वहां पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, दोनों तरफ, स्टेट के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी। ठीक है, तो ये जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं आपके सेंटर और स्टेट के अंदर, इनकी वर्किंग, इनकी फंक्शनिंग, इनका स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ओके, और आरपीएससी का जो एग्जाम है, आरपीएससी का जो सिलेबस है, वो इसको क्लियरली इंडिकेट करता है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग और देखते हैं एक चीज, जो कि है आपके राजस्थान के इंस्टीट्यूशंस। राजस्थान इंस्टीट्यूशंस अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राजस्थान इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके
पंचायती राज सिस्टम हो गया आपका, उसके अलावा आपके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया आपका, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया आपका। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है आपकी, स्टेट असेंबलीज हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इनको आपको क्या करना है, इनको आपको कवर जरूर से करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको RAS प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, इफ यू नीड टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कई बार एग्जामिनर हमको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, ठीक है, इसको हमने कॉन्सेप्चुअली समझा है, तो वी विल बी इजिली एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ व्हाट स्टेटमेंट्स, ठीक है। और अगर आप लोगों को मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, जहां पर यू विल बी गेटिंग टोटल 25 set of tests in which you will get the questions completely based on the recent RAS pattern। RPSC का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चलाई हुई है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो फर्स्ट टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर करके और फर्स्ट टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये टेस्ट जो है, जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड PYQs हैं, इनका एनालिसिस करना और इनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर व्हाट, फॉर योर पॉलिटी, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल्स को सिर्फ रटना नहीं है आपको, आर्टिकल्स का जो प्रॉपर यूज है वो भी आपको क्या होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी किसकी बात, पॉलिटी की बात, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के आपके 3 पोर्शंस हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, राइट। एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि है आपका आर्ट एंड कल्चर, जो कि दोनों आपके उसके अंदर मिल जाएगा, एंशिएंट में भी मिल जाएगा, मिडीवल में भी मिल जाएगा और मॉडर्न में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आरपीएससी क्या टेस्ट करना चाह रहा है आपसे, सबसे पहले आपसे आरपीएससी टेस्ट करना चाह रहा है हाउ वेल यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज 3 पीरियड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज periods, how do you view them, ठीक है। so whenever you are studying ancient history, medieval history or modern history, while you are studying, make a picture of that particular thing, ठीक है। अपने दिमाग में एक पिक्टोरियल मेमोरी बनाओ उस चीज की, ओके। so that when the question comes in front of you, so you can easily identify that what the examiner is trying to ask you people, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके हिस्ट्री से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री के अंदर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देखोगे आपके आर्किटेक्चर के अंदर, कंप्लीट आपका जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन जैसे क्वेश्चंस ही आते हैं आपके RAS के प्रीलिम्स के अंदर। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू पीपल, और आपको उसी तरीके से अपनी क्या करनी है, अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद में आ जाओ थीम्स, थीम्स रादर देन व्हाट, योर टाइमलाइन, थीम रादर देन टाइमलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आपके एंशिएंट इंडिया का, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के अंदर इनिशियली क्या था, इनिशियली देयर वाज अ वर्णा सिस्टम, राइट। वर्णा सिस्टम था, और वर्णा सिस्टम क्या था, परमिएबल था। मतलब अगर कोई इंसान ही इज अ शूद्रा एंड इफ ही इज लर्नड, ठीक है, मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रही हूँ, अगर वो पढ़ाई कर लेता है, अगर उसको वेदों का ज्ञान हो जाता था, सो ही
he was permitted to enter to the varna of what? Enter to the varna of Brahman, right? But then eventually ये जो ऑक्यूपेशन बेस्ड आपके वर्णास थे उनको क्या बना दिया गया, इस सिस्टम को कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसग्रेस कर लिया गया, ठीक है। वर्णा से हम कहाँ पहुंच गए, कास्ट के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अब जब कास्ट आ गई तो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कास्ट हायरार्की स्टार्ट हो गई, उससे हमारे क्या है, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुपीरियर थे ब्राह्मण्स, यस और नो, देयर वाज अ ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी इन द सोसाइटी, सो उनके रिचुअल्स और उन सब चीजों से तंग आकर एक और नया जो है रिलीजन जन्मे, जो कि थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये कब की बात है, इट इज द टाइमलाइन ऑफ योर लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये थीम्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई पहले वर्णा सिस्टम था, फिर कास्ट सिस्टम आया, फिर ड्यू टू हायरार्कीज क्या नए और जो रिचुअल्स थे, जो ग्रैंड रिचुअल्स थे, उनकी वजह से दो नए जो है धर्म जन्मे, देवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दिस इज व्हाट, दिस इज अ थीम, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, ओके, रादर देन इतने साल से इतने साल तक, इतने एडी से इतने एडी तक ये, इतने एडी से इतने एडी तक ये, इतने, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आज जो है 2025 चल रहा है और कल जो है 2-4 दिन बाद में 2026 आ जाएगा, तो 2025 के अंदर हमने ये चीज बंद कर दी और 2026 में भी ये नहीं होगी, नहीं। इवेंचुअली चीजों को बनने में और उस टाइम के ऊपर चीजों को बनने में बहुत टाइम लगा था, वर्णा से कास्ट पे आने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है। कास्ट से फिर दो नए जो रिलीजन जन्मे, उनके अंदर हिंदुइज्म से दो नए रिलीजन जो जन्मे, उनके अंदर बहुत टाइम लगा था। ऐसा नहीं था कि आज बंद हो गया और कल से ये जन्म गए, नो, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। So no particular timeline can clearly define all of those things. So what you need to do, you need to study via theme. Theme wise अपनी study करो, thematic study करो, so that आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ठीक है, अब उसके बाद में ये चीज हुई, फिर जनपद जाए, फिर महाजनपद जाए, देन देयर वाज एडवेंट ऑफ द टर्स, फिर ये आए, फिर वो आए। तो ये चीज आपको क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी हिस्ट्री। इससे क्या होगा, हिस्ट्री जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी बनेगी और आपको जो है वो थोड़ी सी याद भी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो कल्चरल सिंबल्स हैं, कल्चरल सिंबल्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कल्चरल सिंबल्स में आपके आर्किटेक्चर भी आ गए, आर्ट्स भी आ गए, ठीक है, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो भी आ गए, फोक डांसेस भी आ गए। तो ये सारी चीजें आपको कल्चरल सिंबल्स के अंदर ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कल्चरल सिंबल्स को पढ़ाने का या कल्चरल सिंबल्स को जानने का मेन मकसद क्या होता है कि हम हमारी जो रिच हिस्ट्री रही है उसके बारे में दैट वी आर अवेयर अबाउट इट, ओके, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम आने वाले फ्यूचर के अंदर उस तरीके की गलतियां ना करें। इसीलिए आरएएस एग्जाम के अंदर आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक दिया जाता है, सो दैट आप लर्न करो दैट हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, तो हम हमारे आने वाले फ्यूचर में ये चीजें अवॉइड करें, ओके। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ आरपीएससी। तो आरपीएससी का जब सोल पर्पस ही ये है, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या आपको हिस्ट्री के अंदर करना है, ठीक है। आपको हर डेट जानना जरूरी नहीं है, आपको बस ये जानना है कि हाउ थिंग्स आर बीइंग, यू नो, हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन द हिस्ट्री, हाउ थिंग्स वर रिलेटेड टू ईच अदर इन द हिस्ट्री। किस तरीके से जो है हमारी हिस्ट्री म्यूटेट होकर हम आज जो है इस दौर के अंदर हम पहुंचे हैं, तो हमारा पिछला दौर जो था वो किस तरीके का था, ठीक है। समझ में आई आप सब लोगों को बात? I hope you people would have understood what I was trying to say. इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी अगेन इंडियन भी है और राजस्थान भी है, यस और नो। इंडियन और राजस्थान दोनों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान वाले पोर्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसको जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली दो तरीके का सिलेबस होता है। फर्स्ट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज योर
इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब बोलोगे मैडम ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहाँ से ले आए आप? जितने भी आपके मिनरल्स हैं, माइंस हैं, एग्रीकल्चर है, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके, सो दिस ऑल कम्स इनटू, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो सब किस में आते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। अब जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हमें जो है मैप बेस्ड लॉजिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैप बेस्ड लॉजिक इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी और मैप दो चीजों को आप कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है? तो जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो उसको मैप बेस्ड करो, ठीक है? उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी। सबसे पहली चीज तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते जाते हैं ना तो कई चीजें हमसे स्किप हो जाती है, कई चीजें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। बट व्हेन वी आर रीडिंग दैट थ्योरी वाया अ मैप, मैप की पिक्चर को सामने रख के हम जब वो थ्योरी पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाती है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई हमारी। दूसरा क्या फायदा होता है मैप के थ्रू पढ़ने का? दैट आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन रही है, राइट? बट व्हेन एग्जामिनर इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, ठीक है, जब आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो जैसे जैसे वो स्टेटमेंट्स बताएगा ना आपको, वैसे वैसे वो पिक्चर आपके दिमाग में रिकॉल होती जाएगी। और अगर उस स्टेटमेंट में जरा सी भी एम्बिग्विटी हुई तो आप फौरन उसको पहचान लोगे एंड यू विल मार्क दैट स्टेटमेंट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 स्टेटमेंट्स थी। आई गेस इट वाज रिलेटेड टू दैट लूनी बेसिन का कोई क्वेश्चन था पूरा, मतलब उसमें 4 फिजियोग्राफिक हमारे जो फिजिकल डिविजन्स होते हैं राजस्थान के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे ने मैप के थ्रू अपनी पढ़ाई करी है तो उस क्वेश्चन को वो बच्चा आराम से इजीली सॉल्व कर सकता था, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है डू इट थ्रू द मैप, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रीड दोज मैप्स, ठीक है? मैप के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत इजीली चीजें याद होंगी, बहुत इजीली चीजें आप रिवाइज कर पाओगे और बहुत इजीली दिमाग में रिटेन कर पाओगे, ठीक है? सो सिलेबस सबको पता है, सिलेबस बताने से कोई फायदा नहीं है, सबके पास में पीडीएफ है। सिलेबस को किस तरीके से टैकल करना है वो हम आज यहाँ पर सीख रहे हैं। ज्योग्राफी को मैप के थ्रू टैकल करोगे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है? उसके अलावा आपको आना चाहिए लिंकेज बैठाना। लिंकेज किसके बीच में? लिंकेज बिटवीन द लोकेशन एंड द फीचर, ठीक? लोकेशन और फीचर के बीच में आपको क्या बैठाना आना चाहिए? लिंकेज बैठाना आना चाहिए, ठीक है? कि भाई फॉर एग्जाम्पल अरावलीज हैं, ठीक है? अरावलीज की लोकेशन आपको पता है, ऑलमोस्ट राजस्थान के सेंटर से जा रही हैं, ठीक है? अरावली के फीचर्स आपको पता है कि भाई इट इज अ नेचुरल रिचार्जर ऑफ ग्राउंड वाटर, इट इज अ होम टू व्हाट? इट इज अ होम टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? अब इस लोकेशन को और इन लिंकेजेस, इन जो फीचर्स हैं, इनको लिंक करके आप इजीली अरावली का जो इश्यू चल रहा है उसको समझ सकते हो, ठीक है? उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर कर सकते हो। मैं क्यों ये एग्जांपल लेती हूँ बार बार में? बिकॉज दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी ना तो आपके दिमाग में वो चीजें चलती जाएंगी कि हाँ, आपके दिमाग में वो चीज फीड होती जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव इनफ नॉलेज टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरीके से लिंक करना पड़ेगा आपको लोकेशन और उनके फीचर्स को, सो दैट व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू, क्योंकि अब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आ नहीं रहे, मोस्टली आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो उनको आंसर कैसे कर पाओगे इजीली? जब आपको उन चीजों का लिंकेज पता होगा, जब आपने उनको पिक्टोग्राफिकली आपने उनको इमेजिन किया होगा, उनकी एक इमेज बना रखी होगी अपने दिमाग में, ठीक है? उसके अलावा आपका जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसके उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेस and what and the management of this human resources, it is very very important, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेस, उसके अलावा और भी रिसोर्सेस होती हैं आपकी, मिनरल रिसोर्सेस होती हैं,
ठीक है, क्लाइमेट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज प्लस देयर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ठीक है, इस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ोगे, ये चीज, ये माइंडसेट दिमाग में रख के ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आपका जो एग्जाम का मेन मोटिव है वो पूरा होगा। और ट्रेडिशनली वही रट्टे मारने वाली अगर आप पद्धति को फॉलो करोगे तो एग्जाम अब क्लियर नहीं हो सकता। गए वो जमाने जब रट्टा मार के आरएस का एग्जाम क्लियर हो जाता था, अब नहीं हो सकता क्योंकि अब जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गए हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, ज्योग्राफी की। मतलब पैराग्राफ ज्योग्राफी नहीं करनी है अब हमें डायग्राम और पिक्टोरियल ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ज्योग्राफी की। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी एक बहुत अतरंगी सा सब्जेक्ट है। कुछ बच्चों के लिए ये टिप्स पे होता है, बहुत इजी लगता है, और कुछ बच्चों को कितना भी वो अपना दिमाग खपा ले इसके अंदर, कभी वो उनसे इकोनॉमी हो ही नहीं पाती है। राइट, सो इकोनॉमी का एक बहुत बेसिक फंडा है। इकोनॉमी में आपको सबसे पहली चीज जो है वो क्या ध्यान रखनी है, इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, द बेसिक टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जीवीए क्या है, जीएसवीए क्या है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ठीक है, सब्सिडीज क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। तो इन सब बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इनकी क्लैरिटी नहीं है तो आप इकोनॉमी कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सो इन बेसिक टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, समझना है। ठीक है, इनको आप विजुअलाइज करके भी समझ सकते हो, आप किसी भी तरीके से इनको समझने की कोशिश करो, बट दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या होती हैं, करंट प्राइसेस क्या होती हैं, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये सब चीजें आपके लिए जानना बहुत 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 जरूरी है, बिकॉज इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में फर्क नहीं पता है तो आप 110% वो क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझना बहुत 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 जरूरी है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है आपके इकोनॉमी के अंदर वो होती हैं आपकी स्कीम्स। क्या होती हैं आपकी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, प्लस उनका इकोनॉमिक जो क्या पड़ेगा, इफेक्ट। इफेक्ट बोल लो आप, या फिर आप कह सकते हो कि उनका इकोनॉमिक लॉजिक क्या है। ठीक है, स्कीम्स, उनका इकोनॉमिक लॉजिक क्या है, मतलब अगर कोई स्कीम बन रही है किसको वो बेनिफिट कर रही है, उसका एम क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या है उसको लाने के लिए, क्या ऐसी नीड पड़ गई थी कि ये स्कीम लानी पड़ी, ये सो नो। So all of these things are important in your economy. Whenever you are reading economy, always read these schemes, उनके objectives, और ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए। उसके अलावा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राजस्थान स्पेसिफिक सेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान स्पेसिफिक सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे राजस्थान में यहाँ से बहुत आमदनी होती है। हमारा क्या है, ये रेवेन्यू रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका टूरिज्म हो गया, आपके एमएसएमईज हो गए, आपका एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, अभी आपने नया देखा होगा टूरिज्म सर्किट प्लान क्या है, वही उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। तो आएगा, आ सकता है नहीं, मैं बता रही हूँ आपको आएगा। टूरिज्म सर्किट प्लान के ऊपर आपका आरएएस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन न्यूज रही हैं चीजें, और बहुत मेजर सेक्टर रहा है हमारे राजस्थान का। राइट, सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम एडवांस्ड इकोनॉमिक्स पढ़ने की जगह हम क्या पढ़ें, हम पढ़ें फंक्शनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो एग्जैक्टली जो एक्चुअल के अंदर हमारे राजस्थान में चीजें हो रही हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसका काफी अच्छा वेटेज होता है,
साइंस एंड टेक, बेसिक साइंस और फिर टेक्नोलॉजी, दो पोर्शंस हैं इसके। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे? एग्जामिनर आपको साइंटिस्ट तो बनाना नहीं चाहता, राइट? एग्जामिनर चाहता है कि बस आपको आपको पता हो कि भाई हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमारा जो गवर्नमेंट है या हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर या हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो बन रही हैं, ठीक है? कौन कौन से, अब टेक्नोलॉजी को समझना है तो पहले हमें जनरल साइंस को समझना होगा, यस और नो? जनरल साइंस अगर हमें समझ में आएगी तो उसी का एप्लीकेशन हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा, राइट? सो जनरल साइंस के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी उसका जो एप्लीकेशन है दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी को हमें महत्व देना है। वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट? एप्लीकेशन बेस्ड टेक। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था आपका मशीन लर्निंग के ऊपर, ठीक है? एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्या था? एक एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था। जब तक आपने उस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं पढ़ा होगा प्रॉपर्ली तब तक आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो इन योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर द ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। उसके अलावा आपके बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जो कि एवरीडे के अंदर आपके साइंस काम में आती है उससे रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर एक और पोर्शन आता है जो कि है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप या तो ज्योग्राफी में देख लो, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ, या फिर आप साइंस एंड टेक के अंदर एनवायरमेंट को पढ़ लो। एनवायरमेंट के अंदर भी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं सिर्फ वही आपको पढ़नी है, वही आपको याद करनी है। और यहाँ पर सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका करंट का लिंकेज। जैसे आपने देखा होगा अभी अलवर के अंदर एक नया वेटलैंड मिला है, एक नया वेटलैंड बनाया गया है, राइट? सो दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड, राइट? सो इन सब चीजों को आपको इस तरीके से पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजरली आपका करंट अफेयर्स के अंदर कवर होता है, करंट अफेयर्स से आपको कवर करना है, या मैं ये बोलूँ तो, ठीक है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरीडे साइंस तो है, आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है वहां से पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड टेक्नोलॉजी यू हैव टू कवर विद योर करंट अफेयर्स। और टेक्नोलॉजी कैसे कवर करनी है? एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उसके अलावा आ गए आपके करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, सबको आपको कवर करना है। इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पहली चीज। राजस्थान के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरी चीज, ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए कवर करनी है। और लास्ट एक और चीज आ जाती है आपका प्रीलिम्स के अंदर, जो कि है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। और इसको जो बच्चे अच्छे से कर गए, इसमें चांसेस होते हैं कि जितने क्वेश्चन आए आपके उतने सही हो जाएंगे, ठीक है? सो इसको, इस पोर्शन को जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस जो ये टॉपिक है ये बहुत स्कोरिंग है, इसको आप लोगों को प्रॉपरली कवर करना है। इसमें भी कुछ रेपिटेटिव थीम्स होते हैं, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं आपके, टाइम के क्वेश्चंस होते हैं आपके, डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके। इनकी रेगुलर प्रैक्टिस अपनी पढ़ाई के साथ साथ आधा घंटा निकाल के डेली और प्रैक्टिस किया करो इन सब चीजों की, ठीक है? सो दिस इज योर ऑल सिलेबस विच आई हैव डिकोडेड फॉर यू पीपल इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है? सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन बच्चे क्या करते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है और सब कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिलेबस के अंदर से सिर्फ हमारा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट चीजें हैं
सिर्फ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। रेयर फैक्ट्स प्रीलिम्स कभी भी डिसाइड नहीं करते, रिपीटेड जो थीम्स हैं वो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डिसाइड करती हैं। रेयरेस्ट क्वेश्चंस 2 आ सकते हैं आपके एक एग्जाम के अंदर, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस जो है वो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डिसाइड नहीं करेंगे। जो वो रिपीटेड थीम्स हैं वो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो डिसाइड करती हैं। सो ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग टुडेज सेशन एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वो एक पैटर्न है, जो वो एक ट्रेंड है, उसको समझो, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर 2026 का प्रीलिम्स, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आई विल कम अप डेफिनेटली विद अ सॉल्यूशन फॉर यू पीपल। टिल देन keep working hard, keep studying smart and all the very best for your 2026 का attempt. Thank you so much.